Hello, students. Welcome to Learn It. My name is Sanjeev. Today's topic is preamble of the Constitution, that is the identity card of the Constitution. So, before I start this topic, I must tell you that you must memorize the preamble as it is. Because अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्ट preamble याद होना चाहिए. Okay, let us start. So, first, let us see the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India. बस इतना तक देखो. इतनी लाइन अगर आपने देखी, आपको इससे क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आएगा कि जो हमारा सोर्स है अथॉरिटी का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से ये अथॉरिटी मिल रही है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी? सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द we are talking about the popular sovereignty. Popular sovereignty, what is popular sovereignty? Where the power is with the people. It is not the gift from any foreign country. We, the people of India, we have given the power to the constitution. So the source of authority is we, that is the popular sovereignty. Then into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now ये 5 पिलर है. These are the 5 pillars. Now these 5 pillars represent what is the nature of the Indian state. That means our state is sovereign, our state is socialist, our state is secular, our state is democratic, our state is republic. हम इसके वर्ड्स के एक एक वर्ड के मीनिंग भी समझेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत डिटेल में समझेंगे. नेक्स्ट, एंड टू सिक्योर टू ऑल ए सिटीजन जस्टिस. जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. प्लीज रिमेंबर दी क्रोनोलॉजी. ऐसा मत करना कि इकोनॉमिक्स पहले कर दिया एंड पॉलिटिकल यहां कर दिया. एग्जैक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो जस्टिस हमें किस तरह की चाहिए? पहले सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल. ओके. देन लिबर्टी, द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इन सब के मीनिंग्स मैं बताऊंगा. अभी आप इसको बस समझो. क्रोनोलॉजी में इनको याद करना है हमने. इक्वालिटी, इक्वालिटी किसमें चाहिए हमें? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And so these are the objectives. These four are objective. आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए क्या मतलब है किसका. ये है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये है नेचर ऑफ द स्टेट, एंड दीज फोर आर द ऑब्जेक्टिव्स. एंड सबसे लास्ट में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. What does the last line show? Last line shows the date of adoption, that is the 26th of November 1949. अब मैं इसको आपको याद नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बच्चों जैसी चीजें हैं. इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कब प्रियम्बल अडॉप्ट किया है. हर चीज के लिए हम निमानिक बनाना सही नहीं होता है. ओनली एंड देखो, सिर्फ आप डिफिकल्ट चीजों के पीछे हम इसमें निमोनिक्स का यूज करेंगे और मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे. बाकी आपको कुछ चीजें अपने आप ही आनी चाहिए, बहुत कॉमन होती हैं सब. सो हमने प्रियम्बल को बहुत ही डिटेल में देख लिया. अब अगर आपको ये याद करना है कि ये जो नेचर ऑफ द स्टेट है, 5 पिलर्स, इस 5 पिलर को आप कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर लो कि 3 सिस्टर हैं जिनका नाम एस है. ये डॉक्टर के पास गई है. अब आप कहोगे सर ये एस एस ये तो कॉमन हो गया, अब याद कैसे करें? ऑब्वियसली सबसे पहले 2 ओ आएंगे, उसके बाद ई आएगा अलग. जो अलग होगा वो लास्ट में आएगा. दैट मींस ऐसे देखो आप, मैंने बोला 3 सिस्टर हैं एस जो कि डॉक्टर के पास गई हैं. पहले मैंने बोला जो 2 ओ हैं उनको साथ में लिख लिया और इसको ई को अलग कर दिया. आप कहोगे सर ये एस ओ तो कॉमन हो गया. ऑब्वियसली देखो, या तो सॉवरेन हो सकता है या सोशलिस्ट. पहले कौन सा होगा? मान लो एग्जाम में आप भूल गए. वेरी सिंपल, किसी भी स्टेट को सबसे पहले सॉवरेन होना जरूरी है. बिकॉज अगर आप सॉवरेन नहीं हो
तो आप कंट्री नहीं हो, नेशन ही नहीं हो. दैट मीन्स द सॉवरेन इज गोइंग टू कम फर्स्ट एंड देन द सोशलिस्ट. तो ये वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बचा क्या? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. अब जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे. ये सब चीजें सुनने में आसान लग रही हैं. जब एग्जाम में आया था तो बहुत सारे बच्चों का गलत था, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके. सो ये हमने समझ लिया कि नेचर क्या है. नेचर 3S, डॉक्टर. S, दो O आते हैं, सॉवरेन एंड सेक्युलर. पहले क्या आएगा? ऑलवेज सॉवरेन पहले आएगा, फिर सेक्युलर आएगा. देन पहले सॉवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेक्युलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक. ना ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें? 4. बहुत इजी है. ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद करना है, आप याद कर लो J. देखो जलेबी होता है तो B की जगह F लिख दिया, जलेफी. F हो गया. J फॉर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. एंड ये जो I है ना, अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो इसके बाद शुरू होता है इन से शुरू होता है. डेट जहां पे लिखी हुई है तो इसको हमेशा डेट से याद रखा करो. डेट. डेट क्या है? 26 ऑफ नवंबर 1949. अब एक एक करके समझते हैं ये सारी चीजें. तो हमने ये दोनों चीजें देख ली कि नेचर क्या है एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. आपको हमेशा याद रहेगा. नाउ अब ये जो हमने प्रियम्बल लिया है, ये प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किया था? दिस प्रियम्बल is based on the objective resolution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 ऑफ दिसंबर 1946 इसको मूव किया था और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था यूनानिमसली बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द जनवरी 22 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था. प्रियम्बल को हमने याद रखना सबसे लास्ट में एनेक्ट किया है. जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसको हमने एनेक्ट कर लिया. उसके बाद इसको सबसे लास्ट में एनेक्ट किया गया था. एंड व्हाट वाज द रीजन इसको सबसे लास्ट में किया गया था? द रीजन वाज टू एंश्योर दैट वी द प्रियम्बल इज अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज enacted, then the preamble was enacted at the very last after the entire constitution was enacted. okay, so ये भी आपको समझ में आ गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले मूव कब हुआ था? 13 ऑफ दिसंबर 1946. देन इसको अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यूनानिमसली बाय द 22 ऑफ जनवरी 1947. एंड November 26th 1949 the final preamble was enacted after the entire constitution was enacted. This is clear. Next, there was a debate. What was the debate? The debate was God versus Gandhi versus the people. अभी मैंने आपको बताया कि हमारा प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल. बट जब ये बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट चल रही थी और ये डिबेट चल रही थी 19 अक्टूबर 1949 में. इस डिबेट में एचवी कामनाथ थे. उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया और उस अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि हम लोग को जो प्रियम्बल है वी शुड स्टार्ट विद द इन द नेम ऑफ द गॉड. व्हाट इज इन द नेम ऑफ द गॉड? नेम ऑफ द गॉड. ये किसने कहा? कामत ने. देन सिबन लाल सक्सेना उन्होंने वो चाहते थे कि ऐड किया जाए इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी इंस्टेड ऑफ इन द नेम ऑफ गॉड. इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी चाहते थे. ये प्रपोज किया था इन्होंने. इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया गया और असेंबली ने रिजेक्ट करने के बाद ये आर्ग्यू किया कि वी कैन नॉट और द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट फोर्स a religious
or a personality. Religious कैसे? In the name of God से religious, and personality कैसे? In the name of Mahatma Gandhi. So the Constituent Assembly argued that the constitution should not force a religious or a personality cult on the future generation. Hence, we wanted, or the Constituent Assembly wanted, the constitution or the preamble to pure secular, ताकि एकदम सेक्युलर रहे. दैट इज वाई फाइनल वर्डिक्ट जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया, दैट वाज द वी द पीपल, नॉट इन द नेम ऑफ द गॉड, नॉट इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी, बिकॉज वी डू नॉट वांटेड टू फोर्स द फ्यूचर जनरेशन. ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि हाउ द words mentioned, because every year किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये पूछा ही जाता है कि व्हाट इज सॉवरेन, व्हाट इज सेक्युलर. सेक्युलर पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया एंड द सेक्युलरिज्म ऑफ वेस्टर्न, मेंस में भी आते हैं. सब हम देखेंगे. फर्स्ट, मैं थोड़ा सा आपको प्रियम्बल की लीगैलिटी के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम इसके तरफ आएंगे. फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल. अगर आप लीगल स्टेटस की बात करोगे, फर्स्ट इज द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल मींस you cannot force this provision into a court of law. That means you cannot sue the government that you are violating the spirit of the preamble, or you are violating the any provision of the preamble, or you cannot go to the court and say that these things are written in the preamble and the government is not doing anything, because it is not justiciable. You cannot go to the court to implement these words or the provisions. Second, the preamble has no independent power. Please remember, preamble has no independent power. That means it is neither the source, it is neither the source and nor the power. That means ना तो गवर्नमेंट इससे कोई पावर लेती है, ना ही इट इज प्रोहिबिटिंग द गवर्नमेंट फॉर डूइंग एनीथिंग. सिंपल वर्ड में आप ये समझो कि प्रियम्बल ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, यानी प्रोहिबिट करता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ना ही इट इज द सोर्स ऑफ पावर. दैट मींस इंडिपेंडेंटली द प्रियम्बल कैन नॉट बी यूज्ड. यस, द कोर्ट यूज करता है प्रियम्बल का, अगर उसको क्लैरिटी नहीं मिलती कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप इन द लाइट ऑफ द प्रियम्बल यू कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट independently the preamble has no power. And the third is that the same thing I told you, that it has the interpretation power. It has the interpretation power. That means if the court thinks that any provision in the constitution is ambiguous, when the court find any article ambiguous, then the judiciary uses the preamble to interpret the true meaning. That is said in the Berubari Union case by the Supreme Court. Berubari Union case. That yes, the judiciary can use the preamble to interpret the true meaning of any article which seems ambiguous. Okay, so ये आपको legal status preamble का एकदम याद होना चाहिए. You should not get confused कि प्रियम्बल के पास पावर क्या है क्या नहीं है. एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. नाउ लेट अस सी वन बाय वन द वर्ड्स. फर्स्ट इज द सॉवरेन. व्हाट डू यू मीन बाय द सॉवरेन? सॉवरेन मींस वी हैव द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, एंड देयर कैन बी नो neither the internal nor the external. That means no one can tell us what
we should do in the internal matters and what we should do in the external matter. That means no authority is above the state. State will decide what should be our policies for the internal and external policies. Now, this sovereign means, very important, please remember, the sovereign means, what is the implication? What is the implication? Implication is India is a sovereign country. That means India can acquire any foreign territory or cede its own territory. India has the right to acquire foreign territory and cede its own territory. No one can stop us. ठीक है? Now remember one thing. The membership in any international organization, for example the United Nations, the WTO, now when a country joins these organizations, there are some international law and you have to obey that international law, but that does not mean that it is diluting our sovereignty. Please understand, the membership in any international organization which put restriction on your policies, for example the WTO puts many restriction on India, that you cannot do this, you cannot provide subsidy. So by the definition of the sovereignty, no one should be interfering in your internal matters. But what is happening? WTO is interfering. But these things do not dilute your sovereignty. Anytime the government want, anytime the state want, वो WTO छोड़ दे. You leave the WTO. There is no pressure. We want to stay in the WTO to gain some economic benefit. That is why we are following the directions. So it is not diluting our sovereignty. This needs to be very clear. आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सॉवरेनिटी में. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. नाउ दिस सोशलिस्ट is added by 42nd Constitutional Amendment Act, and this 42nd Constitutional Amendment Act, the date you will tell, मैंने ये पहले ही याद करा दिया है आपको, अगर आपको नहीं याद है तो मैंने आपको कहा था 42nd का होता है रन, और ये हम रन कहां कर रहे हैं, याद करो, रेन में. तो रेन, अच्छा इसको रेन कर लो, रेन. तो रेन में क्या आपको नहीं चाहिए होता है, कैश. C7, SH6, 1976. So 42nd Constitutional Amendment Act 1976, it added 3 terms: socialist, secular, integrity. आपको याद रखना है तो ऐसे याद कर लो, सिस्टर. So 42nd ने 3 चीजें ऐड की. क्या, अगर अभी भी आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लो, रेन, रेन में कौन है, हमारी सिस्टर जा रही है. सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर. दिस 3 terms were added by the 42nd Amendment Act 1976. Now when it comes to the socialist, what we are doing, when it comes to socialist, India follows democratic socialism. Democratic socialism. Democratic socialism means that we are not following the communistic. दो तरह की चीजें होती हैं, देखो इसमें यहां पे नहीं पढ़ना हमें. एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट बोथ विल work side by side. That means it is the private members are not prohibited in the economic activities. They control the mode of production, but government in some sectors, for example in the nuclear sector, for example in the space sector, अब तो space open हो गया है. Okay, so nuclear, इनमें exclusive government रहती है. यानी कि हमारा जो सोशलिज्म है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट, दे
ओन दी मोड ऑफ प्रोडक्शन साइड बाय साइड। लेकिन कुछ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करती है, जैसे कि न्यूक्लियर के अंदर, एंड देयर इज अ रीजन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी हम ये करते हैं। अब ये जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट ही सारे चीजें, मोड ऑफ प्रोडक्शन, द स्टेट विल कंट्रोल all the mode of production, all the mode of production is controlled by the state. This is known as the communistic socialism. Communistic socialism. This we do not follow. We follow democratic socialism. That means we follow the mixed economy. अगर आपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पढ़ाऊंगा मैं इकोनॉमी भी, मिक्स्ड इकोनॉमी वी फॉलो। ठीक है, अब प्लीज टेल मी व्हाट इज द गोल? ये जो हमने सोशलिस्ट ऐड किया है, व्हाट इज द गोल? Goal is simple. We need to end the poverty. We need to end the poverty, inequality. Inequality. So, हम करना क्या चाह रहे हैं? सोशलिस्ट ऐड करके हम लोगों को बीपीएल से ऊपर उठाना चाह रहे हैं। हम लोगों की जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज की, ये बात हो रही है अपॉर्चुनिटी की, कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी में बहुत इनइक्वालिटीज है। कईयों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कईयों के पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। नाउ ये सोशलिस्ट केस में जब ये ऐड हुआ है, तो देख रिसेंट एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दी बलराम सिंह, ये 2024 का केस है, 2024। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर से, पहले भी कहा था, फिर कहा कि ये जो आप सोशलिज्म देख रहे हो, दिस सोशलिज्म in the Indian context, it simply means welfare state. Please remember this. और ये आप देखो, खुद भी तो देखो, क्या है हमारा गोल? पॉवर्टी को एंड करना, ये हमारा गोल है। डिजीज को इरेडिकेट करना, इनइक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी को कम करना। कर क्या रहे हैं? वेलफेयर करना चाह रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इन द बलराम सिंह रीअफर्म दैट socialism in the Indian context simply means we want to establish a welfare state and we are not here to ban any private enterprises. Obviously we are seeing, we are following the mixed economy. So yes, आपका जो सोशलिस्ट वाला है ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्युलर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेक्युलर, अगेन मैंने आपको बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd मींस रेन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, पहली वाली वीडियो जाके देख लो, कैसे होता है मैंने बताया है, 5 मिनट का काम है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया रेन, रेन में क्या नहीं लेके जाना? कैश। और मैंने क्या बोला? रेन में कौन जा रही है? हमारी सिस्टर। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं यहां से, अब आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन जब मैं बात करता हूं सेक्युलर की, तो अभी मैंने बताया कि सेक्युलर ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। लेकिन हम किस तरह का सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहे हैं? हम इंडिया के अंदर वी फॉलो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी वेस्टर्न, लेट अस सी द डिफरेंस, वेस्टर्न and Indian. So in the Western is negative secularism. India, positive secularism. What is the difference? The difference is very simple. In the Western, the state follows a strict separation of power. Strict separation of power. That means the church and the state, they will not interfere in each other. That means the state is blind when it comes to religion. The state will not interfere in the religion, in the Western concept, which is the negative secularism. But in India, we follow positive liberalism, secularism. What is India positive secularism? It is Sarv Dharm
sambhav, sarvadam sambhav. That means the state is going to protect all religion equally. Okay, so in the Indian secularism, that is the positive secularism, state will interfere in the religion. The state will interfere in the religion, and the example is the temple entry case, the triple talaq ban. All these, what is this? We are interfering, but we are interfering in every religion. Okay, so one of the cases, again same in the Balram Singh 2024 case, Supreme Court dismissed the plea to remove the word secularism. So there was a plea to remove the word secular, but the Supreme Court said it that the secularism is the part of the basic structure, and it represent the republic soul. So we are not going to remove the word secular. Next is democratic. Now democratic, very simple. There are two types of democratic institutions, which is indirect and direct. Direct means the people are going to vote on the bills directly, not through the representatives. Indirect means the people are not going to vote for the bill, but they are going to vote for their representative, and on the behalf of the people, the representative, the MPs, they are going to vote in the parliament. So we follow indirect, but you must know that in direct democracy like Switzerland, people directly vote for the bill. Okay, now we follow indirect democracy, which is representative democracy. Of course, because our will is represented by the MP and MLAs. We are not going to vote directly. Okay, so what is this? And again, this democratic, we follow parliamentary system. Parliamentary system means the executive, they are responsible to legislature. And this democracy means social democracy. Because Dr. B.R. Ambedkar, he emphasized that the political democracy is useless without the social democracy. That means if you want to achieve political democracy, first you need to achieve the social democracy. And how can we achieve the social democracy? The social democracy can be achieved by liberty, which we are going to read, equality, and fraternity. So the B.R. Ambedkar focused on social democracy first. This needs to be very clear. Next is republic. Now, republic means the head of the state is elected, not hereditary. Elected means president. Just like anyone can become a president in India. But अगर आप यूके में जाओ, यूके में क्या है? मोनार्की.
सो एक होता है रिपब्लिक और एक होता है मोनार्की। मोनार्की मींस हेरिडिटरी बेसिस पे आपको राजा बनाया जा रहा है, जैसे यूके में बनाया जा रहा है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी सिटीजन, द हाईएस्ट ऑफिस दैट इज द प्रेसिडेंट, वो वहां पे जा सकता है, हेरिडिटरी नहीं होता है। इसको कहते हैं रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, द पॉपुलर सॉवरेनिटी इज विद द पीपल, इज विद द पीपल, नॉट विद द किंग। एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। नाउ लेट अस सी द फोर objectives. This I will tell you later. Yes. Now let us see the four objectives जो हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था फोर ऑब्जेक्टिव में? जलीफी, justice, liberty, equality, fraternity and I is in the 26th of November 1949 it is adopted. कभी नहीं भूलोगे, रिवाइज करना इतना आसान होता है ये सब। ठीक है, चलो सबसे पहले जस्टिस को देखते हैं। सबसे पहले आप जस्टिस को ये समझो कि ये जो जस्टिस है, हमने कहां से इंस्पायर होके लिया। तो जस्टिस हमने इंस्पायर होके लिया रशियन रेवोल्यूशन 1917 से, यहां से हमने लिया था। लेकिन जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस की बात जब हम करते हैं, तो प्रियम्बल कैटेगोरिकली हमें यह बताता है कि जस्टिस तीन तरह के होते हैं। पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिक एंड तीसरा है पॉलिटिकल। पहले हम सोशल को देखते हैं। सोशल का मतलब यह है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका, इक्वल ट्रीटमेंट, कोई कास्ट जेंडर नहीं, कोई जेंडर बायस नहीं। ये हमें कहां देखने को मिलता है? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17, यहां पे हमें फंडामेंटल राइट में ये देखने को मिलता है। दैट इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ। तो आपको ये कहां देखने को मिलता है? ये आपको डीपीएसपी आर्टिकल 39 के अंदर देखने को मिलता है। इतनी क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रियम्बल में चीजें लिखी हैं, आखिर को रीइंफोर्स कर कौन रहा है। सो इसलिए मैंने आपको साथ में आर्टिकल्स बताए हैं। व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल जस्टिस मींस इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ये हमें कहां देखने को मिलता है? आर्टिकल 325, 326। आप सब लोग वोट दे सकते हो, मेरे वोट की कीमत भी एक है, आपके वोट की कीमत भी एक है, अंबानी के वोट की कीमत भी एक है। यानी कि चाहे एक कॉमन आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके पास एक वोट है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। आप सबकी वॉइस इक्वल है, और ये हमें आर्टिकल 325 एंड 326 से देखने को मिलता है। यहां पे एक चीज आप याद रखना, जब मैं सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को मिला दूं, तो इसको मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्लीज रिमेंबर दिस। अब आ जाओ लिबर्टी पे। लिबर्टी, नाउ जब भी हम लिबर्टी की बात करेंगे, पहली बात तो आप ये समझो कि लिबर्टी हमने लिया कहां से है, मतलब कहां से इंस्पायर हुए हम लोग। सो ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, 1789। अब देखो ये जो लिबर्टी है, लिबर्टी किस चीज की है? सबसे पहले लिबर्टी ऑफ थॉट, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड बिलीफ, एंड व्हाट इज फोर्थ? देखो, आप इसको लाइन से याद कर लेना, मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं।
अगर क्वेश्चन आया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले क्या आया था, बाद में क्या आया था। अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। सो बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लिबर्टी, इनमें हमें चाहिए। लेकिन आपको एक चीज यह समझनी है यहां पे कि जो लिबर्टी है, दिस लिबर्टी इज क्वालिफाइड, दिस इज क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है। इट इज नॉट कि आप अनलिमिटेड लिबर्टी यूज कर सकते हो। देखो, दो तरह की लिबर्टी होती है। लिबर्टी कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप लिबर्टी जो हम लोग कर रहे हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी है, तो हमारे लिबर्टी इज नॉट क्वालिफाइड। दैट मीन्स देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, एंड दिस लिबर्टी आपको कहां देखने को मिलती है? दिस लिबर्टी वी कैन सी अंडर आर्टिकल 1926। आप 25 हो गया, 26, बहुत सारे हैं, इतना ही याद रखो। ठीक है, चलो, अब हमने देख लिया यस। तो अब हमारा है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। फर्स्ट वी नीड टू कवर द इक्वालिटी, देन वी विल कम टू फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, नाउ व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी, ये हमने कहां से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, दिस इक्वालिटी इज फर्स्ट सिविल, सेकंड पॉलिटिकल, थर्ड इकोनॉमिक। नाउ the civil means rule of law, which is mentioned in article 14. No untouchability, article 17. No titles, article 18. That means the civic or the civil equality means कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, हर कोई ऑर्डिनरी लॉ के अंदर आता है, सारे लोग बराबर हैं। दैट मीन्स अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, और किसी को टाइटल देके आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये लॉर्ड बन गया, सर की उपाधि दे दी, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज क्रिएट करती हैं। आप ऐसे समझो, अगर कोई आदमी है जिसके नाम के आगे सर लगा दिया गया है, उसको टाइटल दिया है सर का, तो आप जब उसको बार बार सर बोलना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। एंड इसी को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें हमारे प्रेम्बल में लिखी हैं। When it comes to the political equality, we are talking about there can be no separate electorate. ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, no separate electorate, and this no separate electorate is under article 325 and the adult franchise, universal adult franchise, universal adult franchise, which is mentioned in article 326. And very simple, the economic equality means equal pay for equal work. Please tell me, ये कहां लिखा है? It is the DPSP under Article 39. So, the word equality means these three things. आपको मैंने आर्टिकल से समझा दिया, अब आप इसको भूलोगे नहीं। नाउ, इक्वालिटी के बाद आता है फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी के बाद क्या आता है? फ्रेटर्निटी।
देखो, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमने लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेटर्निटी। The fraternity simply means the sense of brotherhood. सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, आपस में भाईचारा बने रहे। गोल क्या है फ्रेटर्निटी का? फ्रेटर्निटी का गोल है, पहला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन करना है। दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस इंटीग्रिटी, this word integrity, it was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This is rain, this is cash, और क्या ऐड किया था? सिस। ऐसे याद होता है, ऐसे रिवीजन होता है। अब मुझे बताओ कि ये जो आप फ्रेटर्निटी देख रहे हो, कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, ये कर कैसे रहे हैं हम लोग? ये हम लोग करते हैं थ्रू सिंगल सिटीजनशिप, थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। सबके पास एक ही सिटीजनशिप है, चाहे आप अलग अलग स्टेट में हो, पर सिटीजन आप इंडियन ही हो। हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप नहीं मिलती कि स्टेट की सिटीजनशिप अलग मिल गई, कंट्री की अलग मिल गई। जैसे यूएस में आप स्टेट के भी सिटीजन हो और यूएसए के भी सिटीजन हो, तो वहां ड्यूल सिटीजनशिप चलती है। हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है ताकि फ्रेंड जो हमने ये फ्रेटर्निटी है, इसको हम मेंटेन कर सके। ओके, now let us see some cases. Now the first time that the preamble is part of the constitution or not, this was brought first in the Berubari Union case. Berubari Union case 1960. Now in the Berubari Union case, the Supreme Court said that the preamble is not a part of the constitution, and please remember the word of the Supreme Court judgment, that it is key to the minds of the maker. That means the preamble is very important, but it has no substantive power. No substantive power. But the preamble represent the key to the minds of the makers, what actually they wanted to make. Okay, so this was Berubari Union case, that preamble is not part of the constitution. Then the Keshwanand Bharti case, KBC, 1973. Now in the Keshwanand Bharti case, the Supreme Court rejected the Berubari verdict, and it held that the preamble is integral part of the constitution. Integral part of the constitution. And yes, the preamble can be amended. The preamble can be amended, but you cannot destroy the basic structure doctrine. Okay? Then comes the LIC of India, LIC case. LIC of India case. 1995. डेट याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज कही कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दीज आर दी थ्री केसेस। और एक और केस है लेटेस्ट वाला, बलराम सिंह केस 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिटीशन फाइल की गई थी, देखो क्या था, पिटीशन फाइल की गई थी कि जो ये सोशलिस्ट है एंड द वर्ड सेक्युलर, इनको, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे लगाए गए थे, इन दी were added during the emergency, so the petitioner filed to remove these words from the constitution, but the Supreme Court dismissed the petition and held that the 42nd Constitutional Amendment Act is valid, and these value like socialist and secular, now they are part of the basic structure, so they cannot be removed. So this is the current
judgment. Again, now there was some incident. Let us see recent incidents. Okay, so these things I already cleared. Yes, preamble can be amended under. देखो, आप चाहो तो 368 के अंदर प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, बट आप जो भी प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, जैसे सोशलिस्ट सेक्युलर, इनको आप नहीं चेंज कर सकते। और एक ही बार ये ऐड किया, चेंज किया गया था। अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। कुछ चीजें हुई थी 2-3 सालों के अंदर, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मेंस में लिखने के काम आता है काफी। देखो क्या हुआ, जब हमारा नया पार्लियामेंट बना ना, तो कॉपीज बांटी जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बांट रहे थे हम लोग एमपीज को। तो जो कॉपीज बांटी गई थी ना, उसके अंदर जो ये सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड नहीं थे। तो जब ऑपोजिशन लीडर जो थे, उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट को पूछा कि आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, जिसके अंदर दी सोशलिस्ट एंड दी सेक्युलर वर्ड ही मिसिंग है, ऐसा क्यों किया आपने? तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिंस ओरिजिनल जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 का, उसके अंदर ये वर्ड एडेड नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये पुराना वाला वर्जन दिया है। ठीक है? फिर दूसरा एक केस आया, बलराम वाला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये भी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम बात करेंगे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बात करेंगे एनए पालकीवाला के बारे में। हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये किसने कहा? ये कहा केएम मुंशी ने। देन कुछ चीजें और हैं, आपके नोट्स में मैंने डाल दी हैं, बट आप देख लो। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा कि प्रियम्बल इज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस वाज सेड बाय द सर अर्नेस्ट बार्कर। देन प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है? एंड कुछ चीजें और मैं आपको इसमें बताता हूं। एक चीज हमारी रह गई है, और वो है यस। जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, सो देयर आर सम टूल्स फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये कई बार इसमें क्वेश्चन आते भी हैं। सो देयर आर 4 टूल्स इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट इन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में ये सब यूज नहीं होता है। ठीक है? तो पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ये है कि पीपल आर गोइंग टू वोट डायरेक्ट टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लॉ, एंड दिस इज बाइंडिंग। दिस इज बाइंडिंग। सो अब कोई बिल आएगा, गवर्नमेंट कोई बिल लाएगी, एंड जो वहां के सिटीजन है, वो बस इसमें वोट करेंगे यस और नो में। ठीक है? देन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब कि सिटीजन चाहे तो कोई भी बिल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर सकता है। हमारे यहां पे तो हम नहीं कर सकते, पर सिटीजन, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पे सिटीजन अपना बिल ले जाके लेजिस्लेचर को दे सकते हैं, और अगर लेजिस्लेचर को अच्छा लगेगा तो उस पर वोटिंग भी हो सकती है। देन आता है रिकॉल। ये बहुत अच्छी चीज है, ये इंडिया में भी होनी चाहिए। ये क्या होता है कि मान लो कि किसी को हमने इलेक्शन में जिताया, और ये 5 साल के लिए इसका टर्म था, बट 3 साल के बाद ही हमें पता चल गया कि ये करप्ट है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पास, आपके पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉल। तो सिटीजन बाय यूजिंग द रिकॉल, उसको उसके टर्म खत्म होने से पहले ही वापस बुलाया जा सकता है कि भाई आप इसके लिए आप सुटेबल कैंडिडेट नहीं हो। ठीक है? देन आता है प्लेबिसाइड। नाउ प्लेबिसाइड का मतलब है कि आप किसी चीज पे ओपिनियन चाहते हो पब्लिक का, और ये ज्यादातर क्या होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में होता है। तो जब भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, तो उस एरिया के जो सिटीजन्स होते हैं, उनसे उनका ओपिनियन मांगा जाता है।
इसको कहते हैं प्लेबिसाइड। ये एक ही बार हमने यूज किया था जूनागढ़ के टाइम पे 1940। ये याद रखना कि हमने एक बार प्लेबिसाइड करवाया हुआ है जूनागढ़ में 1948 में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर। एक चीज बस आपको लास्ट में बता दूं, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं, देखो हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज मैंने कवर की है। आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम कहते हैं संविधान दिवस। ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जब हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया, दैट मीन्स दी 26 ऑफ नवंबर 19। अब वो तो आपको डेट याद है, यहां हम तो डे की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। बाकी प्रियम्बल के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया है।